अक्टूबर 1991 अमेरिका के मैसा राज्य का एक छोटा सा समुद्री शहर गलस्टर। यह शहर मछुआरे की हिम्मत, पसीने और समुद्र से जंग की कहानियों के लिए जाना जाता है। इसी बंदरगाह पर लौटती है एक तलवार मछली पकड़ने वाली नाव, एंड्रिया गेल। लेकिन इस बार ना तो जश्न है, ना मुस्कान, ना ही भारी कमाई। नाव लगभग खाली हाथ लौटती है। नाव का मालिक बॉब कप्तान बिल्ली का मजाक उड़ाता है। वह कहता है, तुम्हारी किस्मत ठंडी पड़ चुकी है बिल्ली। हालांकि बॉब जानता है कि बिल्ली एक बेहतरीन कप्तान है, लेकिन लगातार खराब ट्रिप्स ने उसका भरोसा हिला दिया है। बिल्ली चुप रहता है क्योंकि वह जानता है अगर इस बार भी कमाई नहीं हुई तो शायद उसका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। पैसों की मजबूरी, इज्जत की लड़ाई और खुद को साबित करने की जिद, इन सब के बीच बिल्ली एक आखिरी खतरनाक फैसला करता है। वो अपने क्रू को मनाता है, एक आखिरी ट्रिप, इस बार सब बदल जाएगा। और क्रू उस पर भरोसा कर लेता है। क्रू का सबसे नया सदस्य है रॉबर्ट, बॉबी, सैटफोर्ड, युवा, जोशीला और अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस से बेइंतहा प्यार करने वाला बॉबी। यह सफर सिर्फ पैसों के लिए करता है ताकि वह जमीन पर एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन क्रिस इस फैसले से टूट जाती है। उसे बार बार सपना आते हैं, भयानक तूफान, डूबती नाव और समुद्र की चीखें। क्रिस चाहती है कि बॉबी समुद्र छोड़ दे, लेकिन बॉबी कहता है बस यह आखिरी बार है। इधर बॉबी समुद्र में जाता है, उधर क्रिस चुपचाप एक अपार्टमेंट सजाती है जो वह बॉबी को सरप्राइज में देना चाहती है। यह उसका प्यार है और शायद आखिरी उम्मीद भी। इसी दौरान एक दूसरे नाव की कप्तान लिंडा बिल्ली को चेतावनी देती है, मौसम बिगड़ रहा है, तूफान की खबरें आ रही है। लिंडा और बिल्ली दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन इस बार लिंडा सच में डरी हुई है। वह कहती है बिल्ली इस बार मत जाओ, लेकिन बिल्ली समुंदर की आवाज सुन चुका है और एंड्रिया खुले समुंदर की ओर बढ़ जाती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर एक शार्क बॉबी के पैर पर हमला करती है। वह किसी तरह बच जाता है। फिर एक क्रू मेंबर जाल में फंसकर समुंदर में गिर जाता है। बाकी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाते हैं और तभी 10 फुट ऊंची लहर नाव को जोर से टक्कर मारती है। समुंदर अब चेतावनी नहीं दे रहा था, वह हमला कर रहा था। समुंदर अब शांत नहीं रहा था। लहरें ऊंची हो रही थी, हवा में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन एंड्रिया अब वापस लौटने के मोड़ में बहुत आगे निकल चुकी थी। कप्तान बिल्ली नाव को ले जाता है फ्लेमिश कैप की ओर। यह जगह मछलियों से भरी होती है, लेकिन साथ ही यहाँ से वापसी आसान नहीं होती। और वहीं होता है, जाल भरने लगते हैं हजारों पाउंड मछलियाँ। क्रू के चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान आती है। उन्हें लगता है जोखिम सही साबित हो गया। लेकिन जिस वक्त एंड्रिया कमाई में डूबी होती है, उसी वक्त आसमान में 3 अलग अलग तूफानी सिस्टम एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक उत्तर से, एक दक्षिण से और एक अटलांटिक से। तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान बनाने वाले होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कप्तान लिंडा वो अपनी नाव हैना बोडेन पर है, हालात समझ चुकी है। वह रेडियो पर बिल्ली को कॉल करती है। उसकी आवाज़ में डर है, बिल्ली वापस लौट आओ, यह तूफान सामान्य नहीं है। लेकिन बिल्ली जवाब देता है, अब हम पूरी तरह अंदर हैं। यह एक कप्तान का फैसला था और शायद किस्मत का भी। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, नाव पर एक और मुसीबत आती है। आइस मशीन खराब हो जाती है। अगर मछलियाँ जल्दी किनारे नहीं पहुँची तो सारा माल सड़ जाएगा। अब 2 ही रास्ते थे, या तो तूफान में फंसकर इंतजार करे या फिर सीधे तूफान को चीरते हुए घर लौटे। नाव पर बहस होती है, कोई डर रहा है, कोई पैसा नहीं छोड़ना चाहता। आखिरकार एक फैसला लिया जाता है, हम तूफान का सामना करेंगे, समुद्र से भिड़ेंगे और अपनी कमाई लेकर लौटेंगे। और तभी तीनों तूफान आपस में टकरा जाते हैं। समुद्र का रंग बदल जाता है, हवा चीखने लगती है, लहरें पहाड़ बन जाती है। तेज हवाएं नाव का रेडियो एंटीना तोड़ देती है।
बॉबी उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा एंटीना को आसमान में उड़ा ले जाती है। अब एंड्रिया दुनिया से कट चुकी थी। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। लिंडा मदद के लिए मेडे कॉल भेजती है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर निकलता है, लेकिन खराब मौसम में वह खुद हादसे का शिकार हो जाता है। कुछ जवान बच जाते हैं, लेकिन एंड्रिया के लिए कोई नहीं पहुंच पाता। 40 फुट ऊंची लहरें नाव को पीट रही है। पानी अंदर भर रहा है, पंप जवाब दे रहे हैं। 2 आदमी समुंदर में गिर जाते हैं और हर कोई समझ जाता है यह लड़ाई अब बराबरी की नहीं है। अब एंड्रिया किसी तूफान में नहीं थी, तूफान खुद एंड्रिया के ऊपर था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, आसमान और समुंदर में फर्क करना नामुमकिन। 40 फुट से भी ऊंची लहरें नाव को ऐसे उछाल रही थी जैसे वह कोई खिलौना हो। हर टक्कर पर नाव कहराती है। पानी लगातार अंदर भर रहा है। नाव के पंप अब जवाब दे रहे हैं। स्टेबलाइजर टूटकर नाव के किनारे को मारता है। हर झटका उम्मीद को और तोड़ देता है। मर्फ, सल्ली, बक्सी, अल्फ्रेड सब चुप हैं। डर अब चेहरे पर नहीं, आंखों में उतर चुका है। कोई चीखता नहीं, क्योंकि सब समझ चुके हैं अब आवाजें भी बेकार है। दूसरी तरफ ग्लस्टर में माँ, पत्नी, प्रेमिका डाक पर खड़ी है। हर नज़र समुंदर की ओर, हर दिल रेडियो की खामोशी से कांप रहा है। क्रिस बार बार आसमान देखती है। उसका दिल कह रहा है कुछ बहुत गलत हो चुका है। एक जोरदार लहर आती है। ना कोई चीख, ना कोई मदद। समुंदर बिना दया के सब निगल रहा है। कप्तान बिल्ली स्टीयरिंग पर खड़ा है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ पछतावा है। वह जानता है यह फैसला उसका था। वह अपने क्रू को इस नर्क में लेकर आया है। और तभी समुंदर के सामने एक साया खड़ा होता है। एक ऐसी लहर जो बाकी सब से कई गुना बड़ी है। एक राक्षसी दीवार, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बिल्ली चिल्लाता है, लहर के ऊपर चढ़ाओ। इंजन पूरी ताकत से दौड़ता है। नाव लहर की ओर बढ़ती है, लेकिन लहर उससे तेज होती है। लहर उससे बड़ी होती है। पानी का पहाड़ नाव के ऊपर टूट पड़ता है। नाव पूरी तरह उलट जाती है। अंदर सब कुछ अंधेरा, पानी भर जाता है। कप्तान बिल्ली खुद को बाहर निकालने का मौका पाता है, लेकिन वह रुकता है। बिल्ली जानता है उसकी नाव अब नहीं बचेगी। वह ऊपर नहीं जाता। वह अपने जहाज के साथ डूबने का फैसला करता है। एक कप्तान आखिरी सांस तक कप्तान रहता है। अंदर फंसे बाकी लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। सिर्फ बॉबी किसी तरह बाहर निकलता है। वह पानी की सतह पर आता है। बॉबी देखता है एंड्रिया सीधी होती है, कुछ सेकंड तैरती है, फिर धीरे धीरे पिछले हिस्से से समुंदर में समा जाती है। बॉबी की आंखों में आंसू है। वह बुदबुदाता है। क्रिस और समुंदर उसे भी अपने साथ ले जाता है। उस रात के बाद समुंदर फिर शांत हो गया, लेकिन जो चला गया था वह कभी वापस नहीं आने वाला था। एंड्रिया गेल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। ना कप्तान बिल्ली, ना बॉबी सैडफोर्ड, ना मर्क, ना सली, ना बक्सी, ना अल्फ्रेड। समुंदर ने सबको अपने अंदर समा लिया। ग्लस्टर का बंदरगाह आज भी वहीं था, लेकिन अब हंसी नहीं थी। क्रिस कोटर डॉक पर खड़ी है। वह जानती है अब कोई कॉल नहीं आएगा, फिर भी उसकी आंखें समुंदर से नहीं हटती है। वह उसी अपार्टमेंट की चाबी अभी भी मुट्ठी में रखी है जो उसने बॉबी के लिए सजाया था। एक मेमोरियल सर्विस होती है जहां 100 नहीं, सिर्फ यादें होती है। कप्तान लिंडा आगे बढ़ती है। वह सबके लिए श्रद्धांजलि पढ़ती है। उसकी आवाज़ कांपती है, क्योंकि वह जानती है अगर एक फैसला बदला होता तो शायद यह सब जिंदा होते। समुंदर फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो लोग गए वे हमेशा लहरों के साथ याद किए जाते रहेंगे।